एक ऐतिहासिक गाथा। ईस्वी 66 से दुआफट के बीच का कालखंड दक्षिण भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यह वह समय था जब कई महान शक्तिशाली राजवंशों ने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र को समृद्ध किया। यह वह युग था जब चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्य और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली वंशों ने दक्षिण भारत की भूमि पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों का उदय। चोलों का पुनरुत्थान राजा विजयालय चोल बीसी 80 के साथ हुआ, जिन्होंने पल्लवों को हराकर तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन वास्तविक उत्कर्ष राजराजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ। राजराजा चोल आय नाइडा नेकाल हुजोरसीडी विजय अभियान। उन्होंने दक्षिण के पांड्य और चेर राजाओं को पराजित किया। बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर का निर्माण करवाया। ये वास्तुकला का चमत्कार है। प्रशासन। उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई और प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया। राजेंद्र चोल आई उत्तर भारत तक विजय। उन्होंने गंगा के तट तक अभियान चलाया, जिसे गंगाईकोंड चोलपुरम कहा गया। विदेश नीति। उन्होंने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा और जावा तक नौसैनिक विजय प्राप्त की। राष्ट्रकूट डायनेस्टी। उद्भव और साम्राज्य विस्तार। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हराकर सत्ता पाई। ध्रुव, गोविंदा III और अमोघ वर्ष उनके प्रमुख शासक थे। कला और संस्कृति। एलोरा की कैलाश मंदिर की शिल्पकला राष्ट्रकूटों की महानता को दर्शाती है। कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास। प्रशासनिक व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था। भूमि राजस्व प्रणाली मजबूत। पल्लव डायनेस्टी। संक्षिप्त विवरण। हालांकि पल्लव वंश का पतन 9वीं शताब्दी के अंत में हुआ, लेकिन ममल्लपुरम की वास्तुकला उनके सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक बनी रही। हालांडी वंश, संस्कृति और व्यापार। पांड्य वंश अपनी मोती की व्यापार व्यवस्था, संगम साहित्य और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मदुरै उनकी राजधानी थी, जो साहित्य और कला का केंद्र बनी। पश्चिमी चालुक्य वंश। वेस्टर्न कर्नाटक में उद्भव इस वंश ने राष्ट्रकूटों को हटाकर अधिकार प्राप्त किया। विक्रमादित्य सबसे महान शासक थे। वास्तुकला का योगदान। बादामी, ऐहोल, पट्टादकल जैसे स्थल इनकी द्रविड़ और नागर शैली की मिसाल हैं। कला का उत्कर्ष। बेलूर और हलेबीड मंदिरों की उत्कृष्ट शिल्पकला। धर्म की दृष्टि से वे जैन धर्म के संरक्षक थे। धर्म और समाज। हिंदू धर्म का उत्थान, शैव और वैष्णव संप्रदायों का विस्तार। मंदिर संस्थानों को भूमिदान की परंपरा बढ़ी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत। नैनार और अलवार वैष्णव संतों ने भक्ति मार्ग को जनमानस तक पहुंचाया। समाज व्यवस्था। वर्णाश्रम धर्म प्रभावी था। महिलाएं शिक्षा, साहित्य और कला में भागीदारी करती थीं। प्रशासनिक संरचना। राज्य का संगठन। मंडल, नाडु, खुरम और ग्राम ये प्रशासनिक इकाइयां थीं। स्थानीय स्वशासन की परंपरा। गांव की सभाएं निर्णय लेती थीं। व्यापार और वाणिज्य। दक्षिण भारत, विशेषकर चोल साम्राज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अरब देशों और दक्षिण एशिया के देशों के साथ व्यापार। मसाले, रत्न, हाथी दांत, वस्त्र प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थीं। नौसैनिक शक्ति। चोलों की नौसेना ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखा। साहित्य और शिक्षा। संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं। तमिल, कन्नड़, तेलुगु में साहित्यिक रचनाएं। शैव और वैष्णव भक्तों की रचनाएं अमर हुई। शिक्षण संस्थान। मंदिरों से जुड़े पाठशालाएं और मठ तंजावुर और कांचीपुरम जैसे नगर शिक्षा केंद्र बने। कला और स्थापत्य। मंदिर निर्माण की परंपरा। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर राजराजा चोल, गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर मंचोल, होयसलेश्वर मंदिर, एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट। बाह्य संबंध और प्रभाव। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव। चोल साम्राज्य का प्रभाव श्री विजय साम्राज्य इंडोनेशिया तक पहुंचा। व्यापार और सैन्य विजय के साथ भारतीय संस्कृति का विस्तार। पतन के कारण। आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण।
उत्तर भारत से मुस्लिम आक्रमणों का प्रभाव धीरे धीरे दक्षिण तक पहुंचा। चालुक्य और चोलों के बीच लंबे समय तक युद्ध, प्रशासनिक विघटन और क्षेत्रीय विद्रोह। निष्कर्ष: ईस्वी 800 के कालखंड में दक्षिण भारत ने राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक विकास का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। चोलों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों और पांड्यों जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने न केवल अपने क्षेत्रों में शासन किया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया पर भी सांस्कृतिक छाप छोड़ी। ये युग भारतीय इतिहास के स्वर्ण युगों में एक प्रमुख अध्याय है। यदि आप चाहे तो मैं इसका PDF फॉर्मेट, SEO पैकेज